बोले एड्रेस है और एड्रेस के यहाँ लिखा है कि स्पेशल टाइमिंग्स फॉर ब्रांचेस में 12 से 8। हाँ हाँ, तो बोरीवली का एड्रेस है, उसके आगे टाइमिंग होगा। हाँ? हाँ, और उनका ऑफिस कैसे कल भी खुला रहता है ना, और हम लोग का कल बंद रहता है। हाँ, संडे मंडे हम लोग छुट्टी रहते हैं और हमको सैटरडे से बोले टाइम्स वाला एल्बम कैसे बोले सॉरी कट्टर माझ्याकडे आहे हे पण पुसायचं बोले आणि हे पाठवून दे पुढचा डेट वगैरे Hello. I'm in the midst of shooting. I'll call you later. कट वो फैन फेयर बहुत करते हैं लॉन्चिंग के टाइम, लेकिन उनका प्रेस कुछ नहीं है. अपने मैगजीन में एक आध पेज दे देंगे, ठीक है, नहीं तो नहीं. राइट नाउ टाइम्स इज द बेस्ट टू दे हैव ऑल द ओन न्यूज़पेपर्स ना Party. But I believe the inside policy now is that they will not cover much on classical music as far as normal other events. They will do publicity for their own profession, all that is a different matter. But they would not do much of reviews and previews and all that kind of stuff. नो आई डोंट थिंक No. अरे उधर बॉम्बे टाइम से तो इतने महाराष्ट्रियन स्टाफ है ना, तो मुझे ठीक है. कंबाइन तू कुठे जातोस? बोले जरा आम्ही येतोच. जेपी 10 तारीखला आहे ना, 10 तारीखला. वनो आम्हाला करायलाच होईल. हे राहू दे असंच रोलिंग आहे का and Pitaji will use that. We shoot that in the car and all that. We will go there. But बोले अच्छा कवर बनाया है ना it's इसमें. बहुत अच्छा, very attractive. But This is consider different theme altogether in one cassette. बोले these cases, they must be having a lot of international market also from these For instrument music, the more. over na. In fact, that CD cut. That रूबी जरा वो हाँ black ब्लैक गाड़ी ये है ना, साइड में क्लीन है ना. गुड तो बोले नहीं, पहले 1 2 0 फिर 4 डिजिट
चल ठीक है कट कर इसको रहने दे स्टार्टिंग में नहीं हाँ एक सेकंड हो गया एलेक्स को बंद रखो उसमें नहीं रिंग अप योर राइट लेग क्या क्या नंबर एक्सचेंज है वो नहीं अभी जो नंबर नए दिए हो अच्छा जो अगर जो भी है उसके आगे 2198 लगा नहीं उधर से कस्टमर सर्विस का नंबर तो देगा ना एंड कस्टमर सर्विस को फोन करके बोलना दिस नंबर सर्विस रिसेंटली अलॉटेड एंड स्टिल द एसटी आईएसटी हैज नॉट बीन बहुत बार वो नहीं देते वो पता है इन दैट केस से ओके दिस इज योर कोड ये एसटी इज ऑन बट दिस कोड बिकॉज़ दे नॉर्मली इन विद द कोड आई और they have the code which they disclose it to you, then you can change. Yeah, और change करने का प्रोसेस सिंपल है. एक सेकंड कस्टमर सर्विस को फोन करो, they will tell you correctly. वो चलता है. थोड़ा क्लोज कर कैसे ठो खाली का हाँ हाँ जी कैसे ठो हाँ नहीं और सेंटर में रखो पूरा पूरा सीधे पूरा उसको ले नहीं हाँ अभी टाइट करो टाइट कर टाइट सिर्फ ये चाहिए और बस डिस्प्लेशन दे क्या वो कहाँ पे था वो किधर ये मालूम और स्टार्टिंग दे रहे हैं फोकस है एकदम लगी थोड़ा एक रोल हो रहा है नहीं अभी रोल हो रहा था अभी हो हाँ तो ये जो यहाँ पे शाइन हो रहा है उधर पूरा टाइट जो ब्लैक पे डिस्क एलबी के चंबा थोड़ा खोल पड़ेगी इसको एक सेकंड बोले और खोल और खोल और खोल बस हाँ रोल हो रहा है हाँ आपका हाथ का शैडो एक सेकंड तू रोल रख चालू व्हाइट शर्ट का ग्लेयर है व्हाइट कलर एक सेकंड ये साइड थोड़ा उठाइए आपकी तरफ थोड़ा उठा के हाँ ये अभी घूमो नहीं फिर वो घूमेगा नहीं स्मूथ नहीं हो रहा है हाँ तो कट कर थोड़ा कट करेगा शिंदे हाँ इथून या दर सर्विस हाँ नहीं तो पता नहीं कैसे कट स्टैंड बाय रोलिंग
कट कर किती 10 5-7 सेकंड और एक फ्रेम को लेके एक नीचे टिल्ट हाँ बस कट कर दो ले एक और ले लो सेफ्टी के लिए अभी दो ले दो ले खाना कर दो ले वापस जा फिर ये जो तुमने वो उसके पैर से पुल आउट किया था फिर ये शॉट रोले ज़्यादा ही है तो सर ऊपर ज़्यादा ही है ठीक है हाँ ठीक है चलेगा एक और लेते एक और रखते रोले किया रोने लगे हाँ किया ओके चलो नहीं एलेक्स हाँ रखो हटा मत तू रखो उसको रख दो वो जो पहले किया था ना हमने वैसे स्लो हुआ हाँ स्लो हो गया थोड़ा स्मूथ हो गया अच्छा थोड़ा सा खोलो इसको तब लग पे जाओ नहीं कट कर इसको पहले देखो चल अरे अजून चालूच आहे माहिती नाही बस नाही
अगर हो जाएगा तो नथिंग लाइक दैट, और वो अच्छा भी है, शाम तक अपने सर, देख को लीजिए। तैयारी होगी थोड़ा, हम लोग फिर वहाँ 5:30 बजे पहुँचेंगे और शार्प शुरू कर देंगे, ठीक है? एक हाँ पास बराबर है। हाँ पास नहीं ठीक है गुड ये मेरे से स्टडी करना है थोड़ा पास थोड़ा स्मूथ और फास्ट नहीं गड़बड़ हो गया थोड़ी टिल्ट डाउन उधर ही से कट कर मैं बताता हूँ ना बस फॉलो दिस ये दूसरा वाइड दे दो Talk to Anil Prabhu and ask him to organize that. Anil Prabhu is their executive director. किनका? लाइट दिली है रघुनाथ सेठ का कहाँ रिलीज किया उसने? फोटो रखता ना इसको जो पूरा खोल के No, no, that was Anand Murdeshwar's cassette. थोड़ा सा खोलो थोड़ा सा खोलो सॉरी टाइट करो हाँ बस ठीक है कट इधर से आते हैं। हाँ लग तक कीजिए आप जब निकलेंगे ना यहाँ से रेडी रोल अजय? अभी वापस आके आप यहाँ से निकल जाइए कॅसेटचं रिलीज फंक्शन आहे. कोणाचे क्या तिच्या नाही तिच्या वडिलांचं. पाणी सावकाश इधर ना Okay.
Meet you up. चल माझं पाहिजे ना. एक सेकंड थांबा. थांबलोय. नाही नाही तू चल. नाही नको कट कर. शशीला पण सुट्टी असेल. नाही नाही आज एक गोकुळाष्टमीच्या एवढ्या रजा वगैरे नाही आता. काय सगळी ऑफिसेस चालू आहेत, कोणतंच ऑफिस बंद नाही. बँक हॉलिडे आहे ना. कट कर. कट कर. कट की. नाही आहे चालू आहे. तुम्ही कट. हां, ते फार सोपं झालंय सगळ्यांना, कारण काय ते काय त्याच्यात कॉस्ट कोणालाच नसते ना. आता माझ्या विद्यार्थ्याकडेच उतरलाय फ्लॉरिडामध्ये, अजित तांबलेकडे. जे अजित तांबलेनी ईमेल पाठवली त्यांनीही पाठवली. बाबा जरा खिडकीच्या बाहेर बघा, बघत राहा असे. काय बॉम्बेमध्ये सुट्टी काय ना काय, सगळं ट्रॅफिक चालूच असतं. कट इट. काल तिथे आशिष त्या ठाण्याला ते मुकून घेऊन गेला ना, बेकार. ते माझा घसाच धरलाय अरे. कुठे घेऊन गेला? आणि काही खाल्लं नाही मी, ते इडली सांबार घेतली फक्त. कुठे गेला? काल मीटिंग होती कुठेतरी, प्रॉब्लेम असेल. कसली तरी, ती मला मग सांबार घेऊच नाही खरं सगळं. फटाफट करतात. हे बघा. आणि तू काय माहितीये का, तू चुनापट्टीला पण त्यातला एक 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 काढतात. रस्ता. ब्रिज. इंडियन बँक माहिती नाही कुठच्या बँकेत, त्याला फोन करतो पाहिजे तर. बाहेर मंदिर आहे बा, मंदिर पण गेलं. गेलं ते. मोबाईल स्विच. अच्छा, सकाळीच वीणाताईंचा फोन आला. मी म्हटलं मी तर नाही आहे, मी बाहेर गावी जातोय म्हटलं. काशीनाथ असेल. आता आलं. नाही, शंकरराव बोलत आमंत्रण आलंय ना त्यांचं केव्हा. आहे तिथे आहे. बोलो बोलो बोलो. हाँ, उनका लाइफ स्टोरी के बारे में कुछ कर रहे हैं. ये बोलो. ते आजोबा आहेत ना, शशी काका, पप्पा आहेत ना, ते इथे आहेत.
एक सेकंड सतीश जी मुझे कब जाना है बोल दीजिए। हाँ हाँ एक मिनट कट कर बैंड करो। तू उधर चल। इकडे वळा. हाँ एक सेकंड बोलो छोटू वापस छोटू पीछे जाओ. अरे पार्टी है ना बोले बघा तिकडे. थोड़ा लेफ्ट राइट में कट करो बेटा इधर बोले नवीन जी देखिए और एक लोग आप थोड़ा इधर उधर देखते रहो मैं बताता हूँ वही कर रहा हूँ बोलेंगे देखिए इधर उधर आजीला पैसे दिले मत ले लो अभी ये इनसे बात करेंगे जो लेडी है ना वहाँ लेते वो आएंगे तो रोलिंग वो टाइम नहीं जा सकता. रोलिंग आप इनके साथ बात कीजिए इनके साथ थोड़ा बाहर आइए थोड़ा बाहर आइए हाँ हाँ आप बात कीजिए एकदम फरक पडला आहे त्याच्यामध्ये. हेलो या बाबा या जितना मैक्सिमम
थोड़ा आगे, बस बस। Stand by. Rolling. नहीं। खोलो। One more. Yeah.
सबसे पहले आप हमें अपने पिताजी के बारे में बताइए और वो जो पुराने बचपन के दिन थे आपकी जगह। जिस जगह पर आप मुझे देख रहे हैं, ये एक ज़माने में हमारा घर था जो कि आज मेरा ऑफिस है, और बड़ी मीठी यादें हैं उस वक्त की। हम और हमारे माता पिता, हम 4 भाई, मेरा चचेरा भाई भी हमारे साथ ही था। हम 4 भाई, माता पिता, हम लोग 6 जन यहाँ रहते थे। और बड़ा छोटा सा, समझ लीजिए लगभग 300 स्क्वायर फीट का ये घर है। बड़े मज़े से रहते थे। इतनी, जहाँ तक मेरी याद है, पिताजी सवेरे 4:30 या 5 बजे उठकर अपना रियाज शुरू करते। और आपको यकीन नहीं होगा, मैं बचपन से लेकर अपनी CA एग्ज़ाम पास करने तक ऐसा एक दिन भी नहीं हुआ कि जब उन्होंने अपना रियाज नहीं किया। चाहे कुछ भी हो, रात को देर से 2 बजे भी सो जाए, सवेरे 4:30 बजे का रियाज छोड़ा नहीं। और रियाज भी कैसे, इस अंदाज से कि मैं उनकी बगल में सोता था तो मुझे वो आवाज़ कानों में नहीं आती थी। अपने रियाज से किसी और को तकलीफ़ नहीं हो, चाहे फिर वो अपना बेटा क्यों ना हो, इसका भी ख्याल उन्हें था। ख्याल लफ्ज़ से मुझे ऐसा लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। आज अभिजात संगीत के ख्याल गायन में ही तो उन्हें इतनी मान्यता है। और माँ भी हमारी सवेरे जल्दी उठती। हमारे पड़ोसी जो कि साउथ इंडियंस थे, बाहर आके बैठते थे। तो एक दिन माँ को बड़ा ताज्जुब हुआ, जाके पूछा कि भाई साहब आपको कोई तकलीफ़ हो रही है? ऐसे करते हैं, हमारे पड़ोसी सुबह सुबह 4 बजे, हाँ, सुबह के 4 बजे देख बाहर खड़े रहते थे। और आपको क्या बताऊं, ओके, और आपको क्या बताऊं, पिताजी सब सवेरे 4:30-5 बजे अपना रियाज शुरू करते। तो हमारे पड़ोसी जो थे साउथ इंडियंस, संगीत में बड़ी उनको रुचि थी, वो खुद बाहर आके बैठते थे चौखट पर। वहाँ घर का दरवाज़ा तो लगभग सवेरे 5 बजे खुला ही रहता था और दिख सकता था अंदर क्या चलता है सब। तो उस वक़्त वो बैठ के सिर्फ संगीत सुनते थे। मगर माँ को ऐसी गलतफहमी हो गई कि शायद उनको कोई शिकायत है। तो उन्होंने जब आके पूछा कि भाई साहब आपको कोई तकलीफ़ है, तो वो माँ को आई करके ही बुलाते थे। कहने लगे, आई कैसे बात करती है आप, ये तो हम बस ऐसा लगता है कि परमात्मा ने हमारे लिए ऐसे पड़ोसी भेजे कि हम सवेरे इतना डिवाइन म्यूज़िक सुन रहे हैं। ऐसा माहौल था, पड़ोसी ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं। और उस वक़्त रियाज करते समय, ये तो बम्बई की चाल भले साफ़ सुथरी थी मगर चाल ही, तो सवेरे से आवाज़, साइकिल की घंटी की आवाज़, दूध वाले की आवाज़, ये सब चीज़ों की कभी पिताजी को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई। हमको तो पढ़ने के लिए सारी किस्म की शांतता चाहिए, किसी को कोई आवाज़ नहीं चाहिए। उनको इस बात का कभी असर नहीं हुआ। वो हमेशा मुझे भी कहा करते हैं, जो काम करते हो इस दिल से करो कि यू आर ऑब्लिवियन टू दी वर्ल्ड। उतना कंसंट्रेशन करोगे तो चीज़ अपने आप आ जाएगी। और मैं उसको स्ट्रगल नहीं कहता हूँ, असुविधाएं बहुत थी, मगर उस असुविधा का कभी उन्होंने कैपिटलाइज नहीं किया कि अरे मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं वो नहीं। जिस चीज़ में, जिस हालात में अपनी तरफ से जितनी हो सकती है उतनी तालीम उन्होंने की, उसी में सब कुछ किया। हमारी माँ ने भी कभी किसी चीज़ की तकलीफ़ ऐसे उनके पास जाके नहीं रोई कि भाई ये नहीं है, वो नहीं है। वो दिन इतने अच्छे थे कि क्या बताऊँ, ऐसा लगता है कि दोबारा वो दिन, दोबारा वो ज़िंदगी देखने मिले। वेरी नाइस। तो हमें ITC के बारे में बताइए कि वो जब यहाँ आए बॉम्बे में। हाँ, ये ITC शायद ही ऐसे कोई कलाकार है जिन्होंने लगभग 35 साल एक लिमिटेड कंपनी में, वो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करके अपनी कला को इस मकाम तक पहुंचाया। शायद ही कोई ऐसा दूसरा, मेरे हिसाब से तो एक डॉक्टर वसंतराव देशपांडे है और दूसरे हमारे पिताजी। और इस अंदाज से 35 साल उन्होंने, मैं समझता हूँ वो जो सर्विस की, जो ITC में उन्होंने दफ्तर में जाते थे, वो सिर्फ अपनी घर की जिम्मेदारी के लिए। अगर अकेले रहते तो शायद वो कभी ये नौकरी न करते। अपनी कला करते समय उन्होंने अपनी घर की जिम्मेदारियों को कभी नज़रअंदाज नहीं किया, वो भी उन्होंने उतनी ही बखूबी से निभाई।
वहाँ भी उन्होंने अपने वो कला का ये वो ऐसा है कि 63-64 शायद साल 1-2 साल इधर उधर होगा, मगर मेरे याद से 64 आईटीसी उस वक्त 2 प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किए। एक पहला था प्लाजा किंग और दूसरा था बर्कले। तो प्लाजा किंग के समय उन्होंने बड़े बड़े फिल्मी गायकों को बुलाया था, जैसे कि सुमन कल्याणपुर, मन्ना डे, महेंद्र कपूर वगैरह वगैरह, और षणमुखानंद में हुआ था। बहुत बड़ी बड़ी 17-18 गाड़ियाँ प्लाजा किंग से पेंट की गई थी और हमारे घर के यहाँ थी, बिकॉज पिताजी कोऑर्डिनेट कर रहे थे। तो पिताजी ने उनको बताया कि आप कर रहे ठीक है, मगर महाराष्ट्र में ये संगीत उतना नहीं चलता है जितना कि नाटक, संगीत नाटक हो, गद्य नाटक हो या भारतीय अभिजात संगीत हो, ये बहुत चलता है। आप इसके ज़रिए अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कीजिए। मगर वो तो मार्केटिंग के नहीं थे ना, उनकी तो पहली बात सुनी नहीं। मगर प्लाजा किंग अनफॉर्चुनेटली उतना सक्सेसफुल नहीं गया जितना जाना चाहिए था। तो जब बर्कले का लॉन्च, उस समय उन्होंने पिताजी की राय पर थोड़ा सा गौर किया और कहने लगे कि आप जैसा कहते हैं वैसे करते हैं। तो पिताजी अपना प्रोग्राम भी रख सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, मगर उनको उस वक्त भी मानसिक संतुलन बड़ा ज़बरदस्त है। उन्होंने कहा कि अब यहाँ आप ऐसा कीजिए कि संगीत नाटक और गद्य नाटक दोनों का मिलाप आप रख दीजिए, और महाराष्ट्र के 4-5 सेंटर, सोलापुर, कोल्हापुर, सांगली, नासिक, बम्बई, ऐसे 5-6 जगह साइमल्टेनियसली आप ड्रामा रखिए, देखिए कैसा आपको इसका रिस्पांस मिलता है। और इतनी कामयाबी मिली उसके लिए कि आपको यकीन नहीं होगा, उस वक्त उनके इस सलाह के लिए और उनकी तारीफ़ करने के लिए कंपनी ने ताज में पार्टी रखी। और आपको यकीन नहीं होगा, उस पार्टी में पिताजी तो गए नहीं, बोले यार रियाज छोड़ के पार्टी में कहाँ जाए। ऐसा तो मैं समझता हूँ कि कॉरपोरेट स्पॉन्सरशिप अगर उनको इस चीज़ का जनक माना जाए तो मैं समझता हूँ गलत नहीं है। उन्होंने मैनेजमेंट से कहा कि एक ज़माना था कि इस कला की कदर करते थे राजा महाराजा, अब तो राजा महाराजा है नहीं, तो इसकी कदर करने के लिए इसका उत्तरदायित्व अब आप जैसी कंपनियों पर है कि आप सामाजिक, ये एक सामाजिक जिम्मेदारी है और इसको निभाना आपका काम है, वरना ये अपने मौत मर जाएगी। और देखिए आज क्या है, हर जगह देखिए तो कॉरपोरेट स्पॉन्सरशिप है। ये शुरू हुई 63 में। वेरी नाइस, वेरी गुड। पूरा हिंदी ना। सो आपको क्या लगता है कि म्यूजिक का हमारे रिलीजन में क्या स्थान है, इंडियन रिलीजन्स में? मैं समझता हूँ थोड़ा ये सवाल क्यों पूछा जाता है, क्योंकि रिलीजन चाहे कोई भी हो, कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, संगीत अपने आप में एक धर्म है, वो हर धर्म का हिस्सा है। जब से ये दुनिया बनी, ये संसार बना, संगीत हर जगह है, हर चीज़ में है। धर्म में होना, हमारे कोई स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक कोई भी साहित्य हो, संगीत ज़िंदगी में एक अनिवार्य चीज़ है और अपना एक हिस्सा है। हमको शौक़ है नहीं है अलग बात है, मगर सारी दुनिया तो लय पे चलती है, बगैर लय के तो आपका दिल भी काम नहीं करेगा। तो ये तो एक उसका हिस्सा ही है, उसमें शामिल है ये कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो उसी का हिस्सा है। एंड वो जो नारद का एग्जांपल आप दे रहे थे, संगीत का देखिए कि हमारे जितना तक हम हमारे धर्म की बात करें, नारद, वीणा, माँ सरस्वती, आप अगर इनको ले तो सब स्तुति उस जमाने में जिसे हम स्तोत्र कहते हैं वो क्या था, संगीत ही तो था, राग रागिणियाँ ही थी भाई। गंधर्व नगरी में यक्षकन्या नाच रही थी तो क्या था, संगीत ही तो था। हर चीज़ में संगीत समाया हुआ है। हम जिसे कहते हैं कि ताल सुर लय है, ये कुदरत का एक अपना करिश्मा है और ये प्राणी मात्र के लिए अनिवार्य चीज़ है। अपनी ज़िंदगी के साथ आती है वो और अपनी मौत के साथ ही चली जाती है, फिर भी नाद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भक्ति मोमेंट आना, ये भक्ति मोमेंट क्या थी, इसके बारे में कुछ बताइए।
भक्ति मूवमेंट शायद ये जो हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो उस चीज़ के लिए क्योंकि भारत पर कई आक्रमण हुए, तुर्क से लेकर एक मुस्लिम रेजिम जिसे हम कहते हैं कि मुग़ल सल्तनत जब थी, उस वक़्त अपने धर्म को कायम रखने के लिए जिस आध्यात्मिक और धर्म के स्तर पर जो प्रचार किया गया उसको हम भक्ति मूवमेंट कहते हैं, मगर इससे मैं इतना सहमत नहीं हूँ। भक्ति मूवमेंट ये बड़ा फिर से मैं कहता हूँ कि गलत सवाल है, क्योंकि हमारे यहाँ भक्ति पहले से ही थी भाई। नारद विष्णु, राम हनुमान, कृष्ण अर्जुन, उस वक़्त तो कोई मुग़ल सल्तनत नहीं थी, उस वक़्त तो कोई तुर्क नहीं था। हम इसलिए उसको भक्ति मूवमेंट कहते हैं क्योंकि उस वक़्त धर्म के जो अधिकारी थे धर्मपीठ के, उन्हें ऐसा लगा कि उनका धर्म खतरे में है। हालांकि कोई धर्म ऐसे खतरे में होता नहीं है और नष्ट होता नहीं है। हो जाती है थोड़ी सी ज़्यादतियाँ तो हर किसी जगह होती है। इसका मतलब किसी दूसरे धर्म को या किसी को दोष देना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। ये भक्ति मूवमेंट उसलिए कही गई कि भाई उस वक़्त उसका प्रचार ज़ोर ज़्यादा पकड़ा। मैं समझता हूँ कि अपनी असुरक्षितता को एक रास्ता दिखाने का एक वो प्रयास था, बाकी उसे मूवमेंट नहीं कहना चाहिए। वो तो पहले से थी, आज है, कल रहेगी, अंत तक रहेगी। भक्ति हिंदू या मैं समझता हूँ किसी भी मज़हब का जैसे संगीत है वैसा एक अनिवार्य हिस्सा है। ये श्रद्धा आती ही है। अब श्रद्धा है, अंधश्रद्धा है, ये दूसरा विवादास्पद विषय है, मगर भक्ति की मूवमेंट नहीं, वो तो चलते ही रहता है। इट्स लाइक अ स्ट्रीम ऑफ वाटर, इट नेवर एंड्स, इट फ्लोज लाइक रिवर, इट फ्लोज लाइक इट्स एन ओशन। हाउ कैन यू से दैट कि अभी भक्ति मूवमेंट हो गई? वो तो पहले से ही थी। दूसरी बात मैं आपको कहता हूँ, भक्ति मूवमेंट आप जो कह रहे हैं, कैसी भक्ति मूवमेंट इस देश में जहाँ कि हम नदियों को पूजते हैं, माँ सरस्वती कहते हैं, हम पत्थरों को पूजते हैं, हम फूल पत्तों को पूजते हैं, हर चीज़ को हम पूजते हैं। तो ये मूवमेंट मैं समझता हूँ कि पहले से उतनी ही शाश्वत है जितने के हम हैं और बनती रहेगी। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि ये जो भक्ति गीत है इनके लिरिक्स कौन लिखता है? हाँ, अब भक्ति किस प्रकार की है? भक्ति गीत जब हम कहते हैं, भक्ति संगीत एक चीज़ है, भक्ति गीत एक चीज़ है। पोएट्री के कविता के कई प्रकार हैं, उसमें हर रस है, उसमें हम एक भक्ति रस मानते हैं। एक ज़माना था त्यागराज की कृतियाँ जो है वो भक्ति गीत है। ये भक्ति गीत के लिरिक्स कौन लिखता है, ये बताइए। भक्ति गीत वही लिख सकता है जिसके मन में समर्पित भाव हो, कोई ऐरा गहरा नहीं लिख सकता है। एक ज़माना था त्यागराज, साउथ में देखिए आप, भक्ति गीत इसलिए लिखते थे क्योंकि भगवान को अपने इंसानी स्तर से ऊंचा मानते थे। आप उत्तर हिंदुस्तान में आइए, भगवान को अपने करीब समझते थे। कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाता है, जितने भक्ति गीत उस वक़्त बने तो भगवान को अपना हिस्सा समझते हैं। साउथ में आप जाएंगे तो त्यागराज जो भक्ति गीत लिखता था वो उसकी स्तुति थी, परमेश्वर के रूप का वर्णन था, परमेश्वर की चमत्कार का वर्णन था, परमेश्वर क्या नहीं कर सकता है उसका वर्णन था। तो वो कौन लिख सकता है? जिसके मन में वो श्रद्धा हो, वो समर्पित भाव हो। आज अगर देखा जाए तो इतने हमको भक्ति गीत लिखने वाले मिलते नहीं हैं क्योंकि वो समर्पित भाव नहीं रहा। हर चीज़ के पीछे एक, मैं समझता हूँ, व्यापारी वृत्ति जिसे हम कहते हैं वो आ गई है। इससे मुझे फ़ायदा क्या? जैसे कि मैंने एक वक्त श्लोक कहा था कि हमारी गीता में बड़ा श्लोक है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते समय किसी फल की अपेक्षा मत करो। अब वो बदल गया, अब कर्मण्येवाधिकारस्ते मात्र फलेषु सदाचन, मैं कर्म तभी करूँगा जब मुझे फल मिलता हो। तो वहाँ समर्पित भाव कैसे आएगा? जब आपको अपेक्षा है तो समर्पण नहीं है। पूरे अपने आप का, अपना स्वत्व, अपना अभिमान, अपना अहंकार छोड़ के जब आदमी समर्पित भाव से कोई काम करने जाए तब वो गीत क्या, बहुत कुछ और एक रामायण लिखी जा सकती है।
ये जो लिरिक्स है भक्ति गीत की, ये सिर्फ जो रिलीजियस टेक्स्ट से लिए गए हैं या जो हमारे एंशिएंट सेंट्स थे जैसे सूरदास थे, कबीर थे, मीरा? एक तो बात मैं समझता हूँ कि कबीर भक्ति गीत नहीं लिखता था। कबीर इज़ अ फिलोसोफर। उसके यहाँ ज़िंदगी का जो आम ज़िंदगी हम जीते हैं उसके बारे में उसने बहुत ज़्यादा कहा है। भक्ति गीत के लिए मैं समझता हूँ अलग चीज़ थी वो। सूरदास भक्ति गीत लिखता था, त्यागराज भक्ति गीत है, या जो रामायण लिखी गई जिसमें वो है वो उसमें कई भक्ति गीत लिखे गए। मगर ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि भाई सिर्फ उन्होंने ही भक्ति गीत लिखे। मीरा उसको संत बनाया गया क्योंकि उसकी अपरंपार श्रद्धा से, उसकी भक्ति से। वैसे तो वो आम औरत ही थी, कोई चमत्कार नहीं करके दिखाया उसने, मगर उसकी श्रद्धा और लगन से उसने जो अपने मन में जो कृष्ण के प्रति उसकी भावनाएं थी उसको उन्होंने जिस अंदाज से पेश किया जिसको हम भक्ति गीत कहते हैं। मगर अभी हालांकि मैं समझता हूँ मराठी में जैसे मुझे जहाँ तक याद है गदी माडगुळकर करके थे, वो कोई संत नहीं थे, हमारे तुम्हारे जैसे आम इंसान थे। हालांकि मैंने आगे अग्रवाल करके एक है, पूरा नाम तो मुझे याद नहीं, जो कि भक्ति गीत लिखते हैं। अभी भी लिखा जा सकता है, मगर वो समर्पित भाव हो तो वो उस तरह का भक्ति गीत हम सुन सकते हैं। थोड़ा टाइट करो इसको, ये फैक्स मशीन थोड़ा अवॉइड करो। और हाँ ठीक, रोल। ये मिलेनियम के एंड में आपको क्या लगता है कि हमारे म्यूजिक का, क्लासिकल म्यूजिक का फ्यूचर क्या है? बड़ा अच्छा है। मैं तो समझता हूँ कि सारी दुनिया में एक दिन आएगा कि हमारा संगीत कायम रहेगा ये चीज़। तकलीफ इस बात की कि हम समझते कि यंगर जनरेशन वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, पाश्चिमात्य संगीत का प्रभाव ज़्यादा है। इसके दो कारण मैं सोचता हूँ कि हमारे पास जो विरासत में ये चीज़ें आई उसकी जिस तरह से कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो हुई नहीं। तुमको ये करना है बस करो, सवाल मत पूछो। तो जिसको कोई जिज्ञासा हो वो वहीं रुक जाता, उसको ये बात समझ में नहीं आती थी। और जो आदमी गलत चीज़ सबसे पहले करता है, सही चीज़ करने के लिए थोड़े दिमाग अपना इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो जवानी में या बचपने में आप देखिए जो चीज़ नहीं करनी चाहिए वो पहले करते हैं, फिर उससे हम लोग जब ठोकर खाते हैं तब कोई समझते कि भाई ये करना ठीक नहीं है। वैसे ही संगीत का भी है। और पाश्चिमात्य संगीत जो है ये ज़्यादातर रिदम ओरिएंटेड है। हमारा संगीत है वो आत्मा का संगीत है। वो समझने के लिए थोड़ी सी हमको योग साधना की आवश्यकता है, एक कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। मैं ये जो मिसाल है शायद थोड़ी सी क्रूड होगी मगर देता हूँ। देसी दारू पीने वाला और स्कॉच पीने वाले में फ़र्क क्या है? वो उस दारू की जो उसकी क्वालिटी है वो समझता है कि कैसे पीना चाहिए, किस अंदाज में पीना चाहिए। नशा तो दोनों चाहते हैं, मगर एक का अंदाज़ अलग है, दूसरे का है। क्रूड एग्जाम्पल है, मगर आप सोचिए ज़रा, एक को सिर्फ वो पल भर के लिए मस्ती मौज मजा चाहिए, दूसरे को उसका आनंद लेना है। अगर आपको संगीत का सही माने में आनंद लेना है तो भारतीय संगीत के लिए तो कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। So you say that it's going to stay? 100% ज़रूर रहेगा, बढ़ेगा। सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन आएगा कि हम ये चीज़ें पाश्चिमात्य लोगों से सीखेंगे, क्योंकि वो इसकी अब अहमियत समझ रहे हैं। मगर मैं समझता हूँ, मैंने 25 साल में जो देखा तो संगीत के प्रति रुचि बढ़ रही है, लोगों के कान ज़्यादा तैयार हो रहे हैं। अब सिर्फ विरासत में मिला करके कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि बाप बड़ा था इसके लिए मुझे बेटे को भी सुनना चाहिए। बेटे को भी उस कसौटी पर जब तक वो उतर नहीं आएगा तो कोई सुनेंगे नहीं। मैं पंडित सी आर व्यास का लड़का हूँ करके कोई मुझे सुनने वाला नहीं है। मुझे अपने आप को साबित करना होगा, बस यही है। Excellent. ठीक है, एक सेकंड।